मैं वसई तालुक्यातील तमाम पत्रकारों को बोलता हूँ कि लहरों से डरकर नौका कोई पार नहीं होती, कोशिश हुआ करने वाले को कोई हार नहीं होती। वसई तालुके में जब भी हमले हुए वो आम पत्रकारों के ऊपर हुए, जब भी लोकल यहाँ के संपादकों के ऊपर हमले हो चुका कल, और हो हमले का आवाज़ उठा के सब तमाम भूमाफिया रहने दो, अनधिकृत बांधकाम कोई व्यवसाय रहने दो, या कोई भी अनधिकृत बिजनेस जो कर रहा है, इनको चेतावनी दो। आज के बाद वसई तालुका पत्रकार झुकेगा नहीं, तुम्हारे खिलाफ लिखते रहेगा, आखिर तक लिखते रहेगा। ये वसई से आपको तड़ी पार कर देंगे। तो पत्रकारों पे हो रहे हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कराना एक विजय से कम नहीं है, क्योंकि जो पत्रकार समाज के लिए लड़ता है, जो पत्रकार समाज के लोगों के लिए लड़ता है, वो पत्रकार खुद की लड़ाई भूल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें सामाजिक व्यक्ति के नाते उनके ऊपर दबाव आ जाता है और या फिर लोगों का दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से पत्रकार अपने कार्य को लेकर के अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाता। लेकिन कल तो हमारा मामला वाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, हम लोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारे साथ बहुत सारे पब्लिक या बड़े बड़े नेता लोग का फ़ोन आया है और उनको एक बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं हो जाएगा। 30 आदमी लोग को हम लोग माफ़ी लिख के देते हैं, हमारे पास वापस ऐसी गलती नहीं हो जाएगी। आखिर आणि ह्यावेळेला पोलिसांनी निश्चित आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मदत केली। PI विजय चौगुले, कारंडे साहेब, साबळे, PSI साबळे, PSI मिथुन भोईर, या सगळ्या पोलीस दलातल्या कर्मचाऱ्यांनी जवळजवळ सगळ्याच कर्मचाऱ्यांनी चांगल्या पद्धतीने ह्यावेळेला आम्हाला सहकार्य केलं। पोलिसांबद्दल पत्रकारांचा जो भ्रम होता किंवा काय होता तो ह्यावेळेला तरी आमच्या मनातून निष्ठून झाला। आम्ही आजपर्यंत असे शंका कुशंकेत होतो का नक्की काय होतं, पण ह्यावेळेला पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या वेळेस आणि जो फौजफाटा आलेला राजू राठोड आणि प्रकाश राठोड यांचा, त्याच्यातल्या दोन्ही आरोपींना त्यांनी ताबडतोब अटक केल्यानंतर आमच्या मनाशी खूप संतुष्ट झालं। म्हणजे असं झालं का ज्या लढाईसाठी आम्ही उतरलेलो आहे ती लढाई पूर्णपणे यशस्वी झालेली आहे। आपको मालूम है वसई विरार नाला सोपारा परिसर में 2 साल में बहुत सारे 25-30 पत्रकारों के ऊपर हमले हो चुके हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई संस्था, कोई आम आदमी लोग खड़े नहीं रहे, इसके लिए वो दबाए गए हैं। लेकिन वृत्तपत्र संपादक सामाजिक प्रतिष्ठान का सचिव होने के नाते में आम पब्लिक के लिए भी और हम लोग ये वसई तालुके हर पत्रकारों के लिए हम एक लड़ा आगे तक ले लेंगे। कानून क्या है, पत्रकारों के लिए न्याय मिलना चाहिए, वो लड़ते रहेंगे। आखिर हम लोग तो जो हमारे शासकीय अधिकारी ये हमारे बात नहीं सुनेंगे तो आगे वसई विरार नाला सोपारा के सब पत्रकार काली फीत बांध के इनका निषेध करके हम लोग काम करेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। मैं फारूक शाह और आज हमारे साथ उपस्थित हैं वसई फर्स्ट समाचार पत्र के संपादक मोहन पाटिल साहब, और साथ में हमारे हैं बालचंद्र होलम साहब जो प्रभात समाचार पत्र के संपादक हैं। आज हम इस विषय पर यहाँ बात करेंगे कि जो विषय पूरे भारत में चला रहा है और इस विषय को लेकर के पत्रकारों में हमेशा से रोष रहा है, लेकिन एक विजय हासिल कह लीजिए कि पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कराना एक विजय से कम नहीं है, क्योंकि जो पत्रकार समाज के लिए लड़ता है, जो पत्रकार समाज के लोगों के लिए लड़ता है, वो पत्रकार खुद की लड़ाई भूल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें सामाजिक व्यक्ति के नाते उनके ऊपर दबाव आ जाता है और या फिर लोगों का दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से पत्रकार अपने कार्य को लेकर के अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाता। लेकिन कल वसई विरार में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को लेकर के पूरे वसई विरार में चर्चा बनी हुई है। तो सबसे पहले हम हमारे जो है वसई फर्स्ट समाचार पत्र के संपादक मोहन पाटिल साहब से ये जानकारी लेंगे कि कल क्या घटना घटी। नमस्ते। सध्या पत्रकारांवर भरपूर हल्ले संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतात होत आहेत। वृत्तपत्र संपादक सामाजिक संघटना अध्यक्षांनी नेमकं काय घडतं हे बघण्याच्या हेतूने काल आम्ही वसई तालुक्याचा दौरा केला। यावेळेला 2 गाड्यामध्ये 8 संपादक होते। नेमके पत्रकारांवर हल्ले का होतात, कारण काय, भूमाफिया का हल्ले करतात हे शोधण्यासाठी आम्ही काल संपूर्ण वसईचा परिसर पिंजून काढला। याच वेळेला आम्ही कामणच्या परिसरात गेलो। कामणच्या परिसरात गेल्यानंतर प्रोफेशनल कुरिअरच्या बाजूने एक रस्ता जात होता, त्या रस्त्यात मोठा खड्डा खणलेला होता। त्या खड्ड्याला बघून आम्हाला थोडासा संशय आला का ह्या पलीकडे कुठलं तरी काहीतरी असेल बांधकाम, कारण आम्ही ऐकलं होतं का अशा ठिकाणी मागच्या काही दिवसापूर्वी एका पत्रकारावर हल्ला झालेला। म्हणून आम्ही सर्व संपादक खाली उतरलो आणि त्या ठिकाणी गेलो। तर त्या ठिकाणी एका राजू राठोड नावाच्या व्यक्तीचा अनधिकृत बांधकाम औद्योगिक वसाहत खूप मोठ्या प्रमाणे तयार झालेली होती। आम्ही बघितलं तर ती वसाहत तयार झालेली आहे। ज्यावेळेला आम्ही गेलो त्यावेळेला हे कुणाची वसाहत आम्हाला माहीत नव्हती। आम्ही त्या ठिकाणी फोटो काढला।
नेहमी आम्ही ट्रायल पत्रकारांवर हल्ले का होतात ह्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आम्ही बघितलं, त्या ठिकाणी आम्ही फोटो काढला. हा फोटो काढत असताना 2 व्यक्ती आतमधून आल्या आणि आमच्याशी बाचाबाची करायला लागले. त्यावेळेला आम्ही त्यांना सांगितलं का फोटो काढणं आमचा हक्क आहे, पत्रकारांचा फोटो काढणं, वृत्तांकन करणं हा हक्क आहे, त्यामुळे तुम्ही आम्हाला रोखू शकत नाही. हे सगळं पार पाडल्यानंतर आम्ही परत पाठीमागे जवळजवळ 150 मीटरच्या आतमध्ये रस्त्यावर आलो. 2 गाड्या होत्या, एक स्विफ्ट डिझायर आणि स्विफ्ट होती, आणि ह्या दोन्ही गाड्या आम्ही टर्न मारून आयुक्तालयाकडे जात होतो, आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी जात होतो. ह्याच वेळेला समोरून अनोळखी अशा 25-30 लोकांचा जमाव आला आणि ते जमावाने हातात काठ्या, दगडं वगैरे घेतले. ते आम्ही आमच्या गाड्या अडवल्या. त्यावेळेला आम्ही बघितलं, त्यांनी सांगितलं फोटो कोणी काढला. त्यावेळेला मी स्वतः सांगितलं का फोटो मी काढला आणि माझा तो हक्क आहे. ह्यावेळेला सगळ्या जमावांनी सरळ आमच्यावर, सगळ्या गाडीतल्या लोकांवर हल्ला केला, हातांनी ठोसे मारत. आम्ही गाडीतनं काही उतरलो नाही. त्यानंतर जमावातल्या काही व्यक्तींनी, अनोळख्या व्यक्तींनी काही महिलांना बोलवून केलं. महिलांना बोलवल्यानं त्या महिलांनी आमच्यावर हल्ला केला. असं आम्ही महिला असल्याकारणाने आम्ही कुठलंच प्रत्युत्तर केलं नाही. परंतु ही जी साजिश होती 15-20 मिनिटात, हे 35 आणि 40 लोक, 10 ते 15 महिला फटकन कशा आल्या, म्हणजे ह्याच्यावरनं आमच्या लक्षात आलं का ह्या ठिकाणी पूर्वनियोजित हे कट होता. आणि जसा आमच्या 8 संपादकांवर हल्ला झाला तसाच हल्ला पत्रकारांना होत असेल आणि पत्रकारांना जिवेठार मारण्याच्या धमक्या वगैरे दिल्या जातील, ह्याचा अनुभव काल आम्ही घेतला. कई शब्द आपने कहे हैं, कई बातें आपने कही हैं. इसमें सबसे पहला था कि आपने एक सर्वे किया. मैं सबसे पहले यहाँ के लोगों को और जो भी मतलब राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण को लेकर के लगातार वसई विरार में हत्याएं हो रही हैं. अगर देखा जाए तो इंसानी हत्याओं से भी खतरनाक होता है पर्यावरण का हत्या, क्योंकि पर्यावरण जो होता है वो जीवन जीने के लिए सबसे अहम ज़रूरी होता है. वसई विरार में सबसे ज़्यादा पर्यावरण पे अगर कोई अटैक हुआ है तो वो देखा जा सकता है चिंचोटी जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि हरियाली से भरी हुई क्षेत्र आज बड़ी आबादी में तब्दील हो रही है. और जहाँ तक जिस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार की बात की जाए, जिस सर्वे के लिए ये गए हुए थे, जिस क्षेत्र में ये लोग गए हुए थे, वो क्षेत्र आज से 5 साल पहले एक खूबसूरत पर्यावरण का क्षेत्र था जो अब नहीं है. कई बाग थे, कई मैदान थे, कई तरह के तालाब थे जो अब नहीं हैं. तो एक पत्रकार अपने फ़र्ज को निभाने के मकसद से अगर समाज के लोगों की जान और जीवन के रक्षा हेतु एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करता है या फिर क्षेत्र में घूमता है कि वहाँ पे पर्यावरण जैसी स्थिति कैसी है, तो इस प्रकार से भी कोई कार्य करना आज के डेट में जुर्म है. दूसरी बात जो आपने कही है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो लोग इतनी जल्दी इकट्ठा हो गए, तो कहीं ना कहीं हो ना हो इसमें कुछ न कुछ मुझे ऐसी बातें समझ में आ रही है जो कि बहुत बड़ी कोई तैयारी चल रही है, जिस तैयारी को लेकर के पत्रकारों को पहले से ही रोक दिया जाए, इस क्षेत्र में एंट्री को रोका जाए. होलन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस वक्त ये घटना घटी थी वहां पे कैसी स्थिति थी, आपके नज़र में क्या देखने को मिला? सर, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 2018 से हम लोग वृत्तपत्र संपादक सामाजिक प्रतिनिधियों की तरफ से वसई तालुका तो छोड़ दो, पूरे भारत भर या महाराष्ट्र में सब पत्रकारों को इंसाफ मिलना चाहिए. उनके खिलाफ जो आज हमले हो रहे बहुत सारे, वो कहाँ पे रोकना चाहिए. आज केंद्र शासन ने डिक्लेयर कर दिया है कि उसके पहले ही पत्रकार अधिवक्ता के हिसाब से कि उनके ऊपर जो हमले हुए उनको बहुत कड़ी सज़ा होने वाली है. तो हम लोग ये पत्रकार जो लोगों के लिए या शासन के लिए भी काम कर रहे कि छोटे छोटे गली बोल से बड़े बड़े सिटी में जो हादसे हो रहे, अच्छे बुरे जो हादसे हो रहे, वो लोगों के पास पहुंचाने का हमारा जो चौथा आधार स्तंभ है, हमारा जो माध्यम है, वो डेली हम लोग पहुंचाते हैं. परसों ऐसे ही कल जो घटना हो गई है कि हम लोग यही सर्वे करते करते हम लोग पत्रकारों के ही जो समस्या है और वसई तालुका में चल रही वो पत्रकारों को जैसा देश का चौथा आधार स्तंभ जो मलिन हो रहा है, उनके खिलाफ हम आयुक्तों को मिलने के लिए विरार रोड जाने वाले थे. वहाँ से ही गुजरते हुए हमको मालूम पड़ा कि जैसे आपको पाटिल साहब ने बता दिया, एक बहुत सारा गड्ढा था और उसके बारे में हम लोग के पास न्यूज़ आ रहे थे कि जानबूझ के साजिश रख के वो गड्ढा उधर खोदा दिया है, अंदर बहुत सारे अनधिकृत बांधकाम चालू है. तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ पे भी क्या सिचुएशन वो देखने के लिए जाना चाहिए. तो हम लोग ने वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ा कि 2-4 दिन पहले ही वो इंडस्ट्री का, औद्योगिक इंडस्ट्री का पूरा काम हो चुका है. तो हम लोग ने एक फोटो खींचा. वसई विरार शहर महानगर पालिका के सब अधिकारी कहते हैं कि हमारे कोई प्रभाग में अनधिकृत बांधकाम अभी चल नहीं रहा है. मतलब इसके पहले ही कई दिनों के पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वसई विरार शहर महानगर पालिका को कि अनधिकृत बांधकाम पूरे रोक दो, और जो अनधिकृत बांधकाम जितने हुए
उनकी चौकसी करके वो निष्कर्षित करो। फिर भी ये अधिकारी सब मिली भगत है, जो अनधिकृत बांधकाम है, भूमाफिया है, उनको मिली भगत है और इनके मिले जुले भगतगिरी से ये अनधिकृत बांधकाम हो रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो खड्डे वाला मामला है, जो खड्डा किया गया, तो क्या आप खड्डा क्रॉस करने के बाद या उस क्षेत्र में जाने के बाद आपको रियल में ऐसा कुछ देखने को मिला जो मतलब अनधिकृत बांधकाम या सरकार के यानी राजस्व विभाग को धोखाधड़ी जैसा मामला सामने आया है? मतलब शासन को अंधेरे में रखे ये अनधिकृत बांधकाम हो रहा है। अनधिकृत बांध का फोटो निकालने के बाद हम लोग 100-150 मीटर जो बाहर नहीं आ रहे मेन रोड पे, तो इतनी सारी पब्लिक, कोई भी साजिश रखने के लिए भी बहुत सारा देर लगता है, लेकिन इतनी सारी पब्लिक 5 मिनट में एक गट्टा कैसे हुई? मतलब वहाँ पे जो अनधिकृत बांधकाम करने वाले हैं उन्होंने ऐसा ही कर चुके हैं, पहले से की तैयारी कर चुके हैं कि ऐसा कुछ होता है, या ये जो न्यूज़ बाहर तक हमारी अनधिकृत बांधकाम पर छवि है वो हमारी मीडिया में छाप जाएगी। इसके लिए उनके ऊपर पहला हमला करो। एक एक कंबरटा तोड़ने की बात चल रही है। आपको मालूम है कि हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका के इलेक्शन था, वो आगे गया। मतलब इनके पीछे ये जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो मुझे उनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इनके पीछे बड़े राजकीय नेता लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो ये साजिश करके उन्होंने ही ये लोग को रखा है वहाँ पे और हमला करने के लिए लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग को उसके बाद जो हमारा मामला वाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, हम लोग ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है और FIR दर्ज करने के बाद हमारे साथ बहुत सारे पब्लिक या बड़े बड़े नेता लोग का फ़ोन आया है और उनको एक बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं हो जाएगा। 30 आदमी लोग को हम लोग माफ़ी लिख के देते हैं, हमारे पास वापस ऐसी गलती नहीं हो जाएगी। आखिर आपको मालूम है वसई विरार नाला सोपारा परिसर में 2 साल में बहुत सारे 25-30 पत्रकारों के ऊपर हमले हो चुके हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई संस्था, कोई आम आदमी लोग खड़े नहीं रहे, इसके लिए वो दबाए गए हैं। लेकिन वृत्तपत्र संपादक सामाजिक प्रतिष्ठान का सचिव होने के नाते में आम पब्लिक के लिए भी और हम लोग ये वसई तालुके हर पत्रकारों के लिए हम एक लड़ा आगे तक ले लेंगे। कानून क्या है, पत्रकारों के लिए न्याय मिलना चाहिए, वो लड़ते रहेंगे। आखिर हम लोग तो जो हमारे शासकीय अधिकारी ये हमारे बात नहीं सुनेंगे तो आगे वसई विरार नाला सोपारा के सब पत्रकार काली फीत बांध के इनका निषेध करके हम लोग काम करेंगे। एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जिस वीडियो में कि फरियादी भी वही पुलिस चौकी में खड़े हैं और आरोपी भी खड़े हैं। जितनी संख्या फरियादी की नहीं है उसका 4 गुना अधिक आरोपियों का है। अच्छा, कमाल की बात ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस वक्त ये जो पुलिस चौकी में माहौल चल रहा था कि पत्रकारों पर हमला हुआ, उस समय एक सिचुएशन और देखने को मिला। कुछ चेहरे हम आपको ऐसा भी दिखाएंगे जो बेबाक और बेधड़क और बेखौफ होकर के पुलिस चौकी के पास इस तरह से घूम रहे हैं या बैठे हुए हैं, जिन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि हमने एक सामाजिक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया या उन्हें रास्ते में रोका या उन पर पथराव जैसा मामला क्रिएट किया। देखिए, उन महिलाओं में आपको ऐसा लग रहा था जो पढ़ी लिखी समझदार और सामाजिक औरतें हैं कि जो आपका विरोध कर रही थी? त्या ठिकाणी ज्या महिलांना त्यांनी बोलवलं, ॲक्च्युली कसं तिथे झालं, प्रकाश राठोड नावाचा राजू राठोडचा भाऊ आला, त्यांना आम्ही काही ओळखतच नव्हता। त्याच्यानंतर त्यांनी असं सांगितलं का जा आपल्या 40-50 बायकांना बोलवून आणा। त्यांनी एवढं सांगता क्षणी जवळजवळ तिकडनं 10 ते 15 महिला आल्या, पण त्या महिला बघितलं आपण तर एकदम अशिक्षित, अडाणी अशा होत्या ज्या राजच्या बोलण्यावर चालत होत्या। जसं काही निवडणूक आले आणि आपण मत टाकायला जातो अशा प्रकारे त्या सगळ्या धावत आल्या, परंतु त्याच्यातली अशी कुठलीच महिला सुशिक्षित वगैरे काहीच दिसत नव्हती। त्यामुळे त्यांनी येऊन जो आमच्यावर हल्ला केला त्यामुळे आम्ही प्रतिविरोधच करू शकले नाही, कारण महिलांना आम्ही संपादक आहोत आणि संपादक असल्याने महिलावर हात लावल्यावर आम्हाला माहिती आहे आम्हाला काय गुन्हे दाखल करावे लागतात, आम्ही जे काम करतो तेच आम्हाला आमच्यावर होणार, यासाठी आम्ही त्या महिलांचा अजिबात विरोध केलाच नाही। कि जो वहाँ पे आप जब गए थे, जो महिलाएं आई थी और जो पुरुष आए थे, तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए, आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए, तो वो आरोप क्या है और आरोप को साबित करने के लिए जिन महिलाओं को उपयोग किया गया है, कह लीजिए उपयोग किया गया है, उनको इस्तेमाल किया गया, उनको ला करके चौकी में खड़ा किया गया, क्या आप उन्हें पहले से कभी जानते थे? उन लोगों को देखा आपने कभी? जान नाही, ज्या त्या महिला आलेल्या त्यांना मी कधीच ओळखत नव्हतं आणि बघितलं, पण महिला आल्यानंतर माझ्या गळ्यात जी सोन्याची चेन होती ती महिला आणि त्यांच्याबरोबर 2 पुरुष होते, त्यांनी सरळ अशी खेचून घेतली। ज्यावेळेला त्यांनी चेन घेतली त्यावेळेला मी विरोध केला, परंतु माझ्या हातातनं त्यांनी ती सोन्याची चेन खेचून घेतली आणि त्या संदर्भात मी FIR मध्ये नोंद केलेली आहे आणि पोलिसांनी सुद्धा मदत करून मला ती नोंद केलेली आहे
पण ते ह्या महिला आणि पुरुष ज्यांनी गळ्यातली चेन खेटली त्याच्यानंतर असं झालं का सगळा माहोल तिथे झाला. जवळजवळ 50 लोक आले आणि या 50 लोकांनी आमचा मोबाईल माझा हातातनं खेचला आणि तो आपटून टाकला. अशा क्षणी मी व्हिडिओ शूटिंग करत होतो, पण समोरचा माणूस कोण होता काय होतं ते आम्हाला कळलंच नाही. आणि दोन्ही गाड्यांना जवळजवळ 50 लोकांनी घेराव घातलेला. त्यामुळे वातावरण एवढं भीतीचं झालेलं. समोरच्या माणसाला आम्ही सांगतो फोटो आम्ही काढला, आमचं काम आहे सांगितलं, जे आमचं काम आहे त्याची आम्ही कबुली दिली, परंतु ते ऐकायलाच तयार नव्हते. आणि ह्या ज्या महिला होत्या ह्यांचा कधीच कुठे संबंधच आला नाही. मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी पुलिस चौकी के अंदर, तो वहाँ पर FIR दर्ज होने के समय लगभग 11:30 या 11 के आसपास रहा होगा. 11 बजे के आसपास का एक वीडियो मैं आपको क्लिप और दिखाऊंगा जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि माफ़ कर दीजिए. आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक और घिनौना अपराध को दिया जाने वाला था जिससे ये लोग बचकर आए, क्योंकि उस वक्त जो है बड़े डग्गर का इस्तेमाल, पत्थर का इस्तेमाल, एक नहीं दो गाड़ियों को घेरने के लिए मिनिमम तो 20 से 25 आदमी लगी जाएंगे, क्योंकि गाड़ियां रोकी गई, उस पर पथराव जैसा माहौल क्रिएट किया गया, धक्का मुक्की किया गया, उसकी कांच तोड़ने की कोशिश की गई. अब ये सब होने के बाद जब पुलिस चौकी में फरियादी के रूप में पत्रकार पहुँच गए और उन्होंने पुलिस के सामने अपनी सारी बातें रख दी और FIR दर्ज करने का रिक्वेस्ट होने लगा. उस वक्त जब दर्ज होने का समय आया तो आप जरा देखिए कि किस प्रकार से लोग आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप FIR मत कराइए, आपका हम चेन वापस करा देंगे, आपका हम मोबाइल वापस करा देंगे, आपको हम जो भी कहिए वो करने के लिए तैयार हैं, माफ़ कर दीजिए. फिलहाल वसई विरार में पत्रकारों की बात की जाए तो कई बार ऐसा मामला सामने आया है कि कई पत्रकारों पर हमला हो चुका है. अक्सर पत्रकार या तो फिर पुलिस चौकी तक जा नहीं पाते क्योंकि जगह पर उन्हें जो है समझा बुझा दिया जाता है या फिर डरा धमका दिया जाता है. और कभी कभी तो ऐसा हुआ है पुलिस चौकी में मामला जाने के बाद भी वो मामला आगे नहीं बढ़ पाता है. एक पत्रकार हमारे ऐसे भी हैं जो महीनों 2 महीनों अपने घरों में बैठ गए हैं, कारोबार रोजी रोटी सब चीज़ से वंचित हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई भी नहीं होती. लेकिन ऐसी प्रक्रिया में जो कल तत्काल में प्रभाव में आई पुलिस प्रशासन और प्रभाव में आए पत्रकार, और वहां पर ऐसा मामला आया कि FIR दर्ज हुआ और आरोपी गिरफ्तार हुआ. तो मैं जानना चाहता हूं कि आरोपी जो गिरफ्तार हुए वो खुद आपके सामने आ गए या फिर आरोपी का नाम बताया तो आरोपी वहां पर? नाही, आम्ही आरोपींना ओळखत नव्हतो, पण तो आम्ही FIR ची प्रक्रिया करत होतो. त्यावेळेला आम्ही असं बघितलं का आरोपींची पूर्ण फौजच बाहेर उभी आहे. जवळजवळ 35 ते 40 ज्यांनी हल्ला केलेला ती संपूर्ण टीमच वालीव पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आहे. त्याच्यामुळे आम्ही पोलिसांना सांगितलं का आरोपी हेच आहेत. त्यानंतर त्या पोलिसांनी त्या आरोपींना बसवलं. मात्र कसं झालं, हा सगळा प्रकार होताना बऱ्याचशा सेटलमेंटच्या गोष्टी झाल्या. आम्ही पोलिसी कारवाईने संतुष्ट आहोत, परंतु हे सगळे प्रकार होताना राजकीय दबाव काय येतो पत्रकारांवर काय होतं, पत्रकारांवर हल्ले केल्यानंतर ते माघार काय घेतात ह्याचा अनुभव आम्ही स्वतः घेतला. राजकीय नेते पोलिसांपासून सगळ्यांपासून जे प्रेशर येतं त्या प्रेशरला माणूस घाबरतो आणि त्या प्रेशरला माणूस घाबरल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात तो धजावत नाही. आम्हाला सुद्धा ह्यावेळेला भरपूर आमिष दिली का तुमचं सगळं काय देतो, मोबाईल फोडला तो देतो, चेन घाली ते जातो, तुमचं जे काय असेल ते, पण आम्हाला माफी करा. पण आम्ही सांगितलं नाही साहेब, सॉरी. असं एकदा कुठल्या तरी ह्या पत्रकारांच्या बाबतीत ती नेमकी झालं आणि कुठेतरी ह्या लोकांना अंकुश आणण्याची जी वेळ आली ती आलेली आहे हे आम्हाला कळलं आणि ह्या कामात आम्ही स्ट्रॉंग राहिलो. आमचा निर्णय हा पक्का होता. यामुळे पोलिसांना सुद्धा नाईलाज झाला किंवा समोरच्यांचा सुद्धा नाईलाज झाला आणि ह्यावेळेला पोलिसांनी निश्चित आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मदत केली. PI विजय चौगुले, कारंडे साहेब, साबळे, PSI साबळे, PSI मिथुन भोईर, या सगळ्या पोलीस दलातल्या कर्मचाऱ्यांनी जवळजवळ सगळ्याच कर्मचाऱ्यांनी चांगल्या पद्धतीने ह्यावेळेला आम्हाला सहकार्य केलं. पोलिसांबद्दल पत्रकारांचा जो भ्रम होता किंवा काय होता तो ह्यावेळेला तरी आमच्या मनातून निष्ठून झाला. आम्ही आजपर्यंत असे शंका कुशंकेत होतो का नक्की काय होतं, पण ह्यावेळेला पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या वेळेस आणि जो फौजफाटा आलेला राजू राठोड आणि प्रकाश राठोड यांचा, त्याच्यातल्या दोन्ही आरोपींना त्यांनी ताबडतोब अटक केल्यानंतर आमच्या मनाशी खूप संतुष्ट झालं. म्हणजे असं झालं का ज्या लढाईसाठी आम्ही उतरलेलं आहे ती लढाई पूर्णपणे यशस्वी झालेली आहे. मिसाल होगी क्योंकि वसई विरार में पहली FIR कही जा सकती है पत्रकार के ऊपर हमला होने के बाद. पत्रकार के ऊपर हमला होने के बाद पहली एक FIR कही जा सकती है जो खुले स्तर पर और भले ही 4 घंटा लेट लेकिन FIR हुआ. मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस FIR को लेकर पत्रकारों के लिए क्या संदेश है? सर देखो, मैं आम तो वसई तालुक्यातील सब पत्रकारों को एक यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ कि 2 साल से जो वृत्तपत्र संपादक सामाजिक प्रतिष्ठान आप पत्रकारों के न्याय हक के लिए लड़ने के लिए खड़ी है
हम लोग यहाँ आह्वान करते हैं कि ऐसे कोई भी जुल्म आपके ऊपर पहले भी हो चुके हैं या आगे होने वाले हैं, तो हम लोग आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। आप आज से हमारे संस्था से संपर्क करो और आम आदमी को भी कोई तकलीफ है तो हम वृत्तपत्र संपादक सामाजिक प्रकटन के सब संपादक आपके न्याय हक के लिए पुलिस स्टेशन, सरकारी दरबारी लाइन लड़ने के लिए तैयार हैं। सिचुएशन क्रिएट होने के बाद पुलिस चौकी के अंदर आप लोगों को लगभग 4 से 5 घंटा गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी जगह, पत्रकार संपादक की जगह अगर कोई आम आदमी होता तो क्या ये FIR दर्ज हो पाती है ऐसे अपराधी पर? नहीं सर, देखो आम आदमी को पूरी कानून की जानकारी नहीं रहती है। आम आदमी को सामने वाली पार्टी या पुलिस स्टेशन से दबाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तुमको वकील करना पड़ेगा, तुमको जामीन करना पड़ेगा। आम आदमी के पास ये सारी चीज़ें की नॉलेज नहीं होने की वजह से वो आगे तक कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि एक बार गलती हुई है तो सब आमने सामने माफ़ कर दो, लेकिन यही गलती है कि एक बार अपराध को हम लोग दबा देते हैं तो आगे अपराध करने वाला आदमी वापस खड़ा रहता है, उसकी मजूमदारी बढ़ती है। तो इसके लिए पत्रकारों ने जो इसका चौथा आधार स्तंभ है, उन्हें कोई भी पत्रकारों को आज से बाद इधर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग उनके साथ में हैं। कारण ज्या वेळेला पत्रकारांवर हल्ले होतात किंवा संपादकांवर, त्यावेळेला एक गोष्ट अशी होते, पत्रकारांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर समोरचे माणूस क्रॉस कंप्लेंट करतो आणि नेहमी स्त्रियांचा वापर केला जातो। अंधीकृत बांधकामाचं आज एक साधन झालेलं आहे का स्त्रियांना साईडवर बसवा किंवा स्त्रियांचा आधार घ्या। कारण ज्यावेळेला स्त्रिया हल्ला करतात किंवा स्त्रियांच्या अंगाला जरी आपण स्पर्श केला, आपल्या कायदा कानूनमध्ये एवढा चुकीचा मी म्हणणार नाही, पण स्त्रियांना मनोबल वाढवण्यासाठी जो कायदा केला आहे त्या कायद्याचा फार चुकीचा उपयोग होतो। स्त्रियांना स्पर्श केल्यानंतर किती मोठा गुन्हा असो, त्यांनी आपल्या विरुद्ध क्रॉस कंप्लेंट करण्याची पूर्ण तयारी केलेली असते आणि या क्रॉस कंप्लेंटमध्ये नेहमीच 354चा उल्लेख जातो। महिलाचा विनयभंग हा नेहमीच केला जातो आणि अशा प्रकारे काय होतं, हा जेव्हा प्रकार होतो तेव्हा कदाचित पोलिसांकडनं समोरच्या पत्रकारांना किंवा पार्टीला सुद्धा हे सांगितलं जातं की तुम्ही जर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला तर तुमच्यावर 354 गुन्हा दाखल होईल आणि या 354च्या गुन्ह्यासाठी समोरची पार्टी एवढी घाबरते आणि तिथे ह्या केस रफादफा होण्याच्या भरपूर शक्यता असतात। म्हणजे 354 या गुन्ह्याचा व्यवस्थित वापर केला पाहिजे आणि त्याची व्यवस्थित शहानिशा केल्यानंतर 354 जर गुन्हा लागू होत असेल तर जर आज पोलिसांबद्दल किंवा ज्या गुन्ह्याबद्दलच्या लोकांच्या मनात भीती आहे ना ती साफ संपूर्णतः नष्ट होईल। पण 354 ह्या कायद्याचा कसा उपयोग करायचा, ॲट्रॉसिटी या कायद्याचा कसा उपयोग करायचा, ह्याचा जर खोल अभ्यास केला पोलिसांनी आणि त्याच्यानुसार जर ह्याच्यावर हे गुन्हे दाखल केले तर ह्या गुन्हेगारीतले बरेचसे प्रमाण कमी होणार। कारण 354 हा असा गुन्हा आहे का महिलांना पुढे करायचं, मग आज ते अंधीकृत बांधकामधारक असं, बार मालक असो, हे सगळ्या गोष्टी आहेत हे महिलांना आजच्या तारखेला पुढे करतात। कारण महिला एक त्यांचा गुन्हेगारीचा आशय बनलेला आहे, केंद्र बनवलेलं आहे त्यांनी महिलांना। कारण 354 हा लागा ही फक्त भीती जरी समोरच्या माणसाच्या मनात आली तर तो समोरचा माणूस हा गुन्हा मागे घेण्याची तयारी करतो आणि ही भीती काल आमच्या मनात सुद्धा निर्माण केली गेली, समोरच्या माणसाने पार्टीने म्हणजे निर्माण केली। आज आम्हाला माहिती आहे कदाचित रात्रभरात आमच्यावर 354चा गुन्हा दाखल सुद्धा झाला असेल, त्याची आम्हाला शहानिशा नाही, परंतु ह्या सगळ्या परिस्थितीला आम्ही सामोरे जाण्याची तयारी आहेत आणि त्यासाठी आम्ही निर्भर आहोत। आम्ही आमची लढाई लढायची आहेत, पण ही आमची लढाई नाही, सगळ्या पत्रकारांसाठी आम्ही लढाई लढतो। जो आमच्या संस्थेचा असो व आमच्या संस्थेचा नसो, जो माझ्याकडे येणार, माझ्या संस्थेकडे येणार तो माझा माणूस आहे। ही जो सामान्य माणूस असेल तो माझ्याकडे येईल आणि ज्या संस्थेमध्ये त्याने जर आम्हाला फक्त एक लेखी निवेदन दिलं आणि सांगितलं का तुमची आम्हाला मदत आहे तर आम्ही 100% आमच्या संस्था त्याच्या पाठीमागे उभे राहू। लगातार पिछले कई वर्षों से वसई विरार में पत्रकारों को लेकर के हमले जैसे मामले, पत्रकारों के ऊपर जो है कि खंडनी जैसे मामले, या पत्रकार जब किसी व्यक्ति द्वारा या फिर अपराधी द्वारा प्रताड़ित होता है और वो पुलिस चौकी या पुलिस के दरवाजे पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसको 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समस्या तो उसके लिए ये आती है कि इसके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि यह जो है कि खंडनी जैसे मामले में लिप्त था, या दूसरा मामला यह आता है किसी महिला का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कोई महिला उत्पीड़न जैसे केस लगा दिए जाते हैं, जिसका डर दिखा करके या फिर पैसे का अभाव या फिर पैसे का दबाव, कुछ इस प्रकार के मामले आने के बाद लोग असमंजस के शिकार हो जाते हैं। मैं होलम साहब मेरे साथ में हैं और मोहन पाटिल साहब, मैं आप दोनों का अनुभव जानता हूं कि कितना अनुभव है पत्रकारिता में, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो आरोप कितने % सत्य या असत्य है? बघा, ज्या महिला आलेल्या त्याच्याशी माझा काहीच संबंध नाही। त्या महिला त्या बांधकामाच्या ठिकाणी नव्हत्या, काहीच नव्हत्या, परंतु राजू राठोडसारखे, प्रकाश राठोडसारखे हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक अशा ह्या आपल्या माता बहिणींना रस्त्यावर उतरवतात। ज्या आपल्या नमस्कार तुत्या आहेत, भगिनीप्रमाणे आहेत, ह्यांना
कशाची लालच देतात काय नाहीत, परंतु या नमस्कार योग्य भगिनी आहेत आपल्या, त्यांना रस्त्यावर उतरवतात. ज्या स्त्रीचा आपण सन्मान करतो, ज्या स्त्रीला आपण माता, भगिनी, पुत्री ह्या मनाने समजतो, अशा महिला भगिनींना रस्त्यावर उतरवतात आणि त्यांच्याकडून हे घाणेरडे कृत्य करून घेतात. माझ्या विरोधात मला माहिती आहे 354चा गुन्हा दाखल होईल किंवा आणखीन खंडणीचा गुन्हा दाखल होईल, परंतु ज्या बिचारा अभागी महिला आहेत ज्यांना ह्याचं काहीच नॉलेज नाही, ह्यांना कल्पना नाही का आम्ही काय करतो. अक्षरशः मला रात्री वाईट वाटलं का 2 वाजेपर्यंत ह्या महिला बाहेर पोलीस चौकीच्या बाहेर बसलेल्या आहेत आणि अशा प्रवृत्ती ह्या राजू राठोड, प्रकाश राठोड या घाणेरड्या प्रवृत्तीच्या वृत्तीला ह्या महिला साथ देतात. मला त्या महिलांना मी मुळीच दोष देणार नाही, कारण त्या महिला सांगकाम्या आहेत. जसं त्यांना सांगितलं अशिक्षित भगिनी असो किंवा सुशिक्षित असो, जसं सांगितलं तसं काम करतात. पण ह्या महिलांनी जरी माझ्यावर गुन्हा दाखल केला तरी मला त्या महिलांबद्दल काहीच रागरोष नाही. परंतु त्या महिला भगिनींना मला एक समजावायचं सांगेल का तुमची मर्यादा वंदनीय आहे, पूजनीय आहेत, तुम्ही नमस्कार योग्य आहेत. अशा घाणेरड्या प्रवृत्तीच्या अनधिकृत बांधकामांना साथ देऊ नका. तुम्हाला आज देखील माझा नमस्कार आहे. तुम्ही जे काही केलं त्याबद्दल मला काहीच हरकत नाही, मी लढाई लढण्यास समर्थ आहे. परंतु ह्यापुढे जर तुमच्यावर अशा लोकांनी अन्याय केला तर तुमच्यासाठी लढण्याची तयारी माझी आहे. ही वृत्तपत्र संपादक सामाजिक संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून मी हे जातीने नमूद करतो. पत्रकारों का जीवन जो होता है वो संघर्ष से भरा होता है, लेकिन उसके 75% संघर्ष बाहरी लोगों के लिए जुड़ा होता है. क्योंकि आप जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कोई संपादक या फिर कोई पत्रकार अपनी जीवनी नहीं लिखता. जब भी उसमें आप पाएंगे तो समाज की ही जीवनी, समाज की ही कल्पना और समाज की ही बातें उसमें सामने उभर कर आती हैं. यानी हमेशा पत्रकार समाज के अंदर ही डूबा रहता है. लेकिन ऐसे समाज में डूबे हुए लोगों के लिए जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो कितने % हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ. होरन साहब कि कितने % आपको लगता है पत्रकारों को सुविधाएं मिल रही है हमारे क्षेत्र में या पूरे भारत में? देखो, पूरे भारत में आपको जानना चाहता हूँ, पत्रकार को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रहे. आपको जानकारी के लिए बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में एक्रालिक का महाराष्ट्र से मान्यता प्राप्त 3000 संपादक है और अपने मुंबई और आसपास के उपनगर में 510 एक्रालिक के लोग हैं. अभी आपको मालूम है कि कोविड में सब संपादक लोगों ने या पत्रकार लोगों ने बहुत सा योगदान दिया है कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके प्रशासन को हेल्प किया है, चारों साइड से हेल्प किया है. रास्ते पे खड़े रह के वाहतूक समस्या रहने दो, नगर पालिका में जाके समस्या रहने दो, हॉस्पिटल में समस्या रहने दो, पत्रकारों ने हेल्प किया है. हमारे संस्था की तरफ से भी जब ये लॉकडाउन चालू हुआ तो आम आदमी को, जो लोग रास्ते पे काम करने वाले थे, सड़क पे काम करने वाले थे, ऐसे आदमी को रेशन पानी की व्यवस्था हमारे संस्था की तरफ से भी हम लोग ने किया था. सर, आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे रात दिन मेहनत करने वाले पत्रकारों के खिलाफ लोगों के मन में जो डर निर्माण हो जाएंगे तो भविष्य में देश का चौथा आधार स्तंभ लुप्त हो जाएगा. उनके फैमिली का कहना है कि दूसरा कोई भी काम करो पत्रकारिता छोड़ के, मतलब देश का चौथा आधार स्तंभ आगे बढ़ने वाला है या खतरे में. बात करेंगे कि कल जो घटना घटी है वसई विरार में, पत्रकार के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद FIR हुआ, तो पत्रकारिता क्षेत्र में इसे आप ये समझेंगे विजय है या फिर ये एक शुरुआत है? क्योंकि और भी पत्रकार तमाम ऐसे रहे हैं वसई विरार में जो आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं. मैं जानना चाहता हूँ, जो कल घटना घटी है जिसमें आपने FIR कराया और आपके FIR के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ, वो आरोपी के मामले को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक अब तक पहुँचा है, और कैसे मानते हैं कि आपने जो कल FIR किया उसमें कैसी विजय प्राप्त हुई? नाही, FIR करणं सगळ्यात मोठी गोष्ट ही आहे का पोलीस स्टेशनमध्ये FIR करणं. आजपर्यंत झालेल्या घटनेत FIRच दाखल झाला नाही आणि झाली तर ती केवळ तक्रार झाली, NC झाली. FIR करण्यासाठी मी मागेच सांगितलं का विनयभंगाच्या गुन्ह्यासारख्या अटकाळ असतात. आज अनधिकृत बांधकामधारकांनी महिलांना पुढे केलेलं आहे, महिलांचा आधार घेतलेला आहे आणि ह्याच्यात महिला कुठल्या आहेत तर अशिक्षित आहेत. अशिक्षित महिला ह्या आमिषाला बळी पडतात आणि त्यामुळे त्या अनधिकृत बांधकामाचं पाठराखण करतात. पण पहिल्यांदा गोष्ट म्हणजे ह्या सगळ्या घटना मी सांगितलं जसं माझ्यावर प्रेशर येतं, 354 गुन्हा दाखल होणार, हे होणार, खंडणी होणार, त्यावेळेला आम्ही काय सांगितलं का जे होणार त्याला आम्ही सामोरे जायची तयार आहे. कल की जो घटना घटी है उस घटना को लेकर के जो माहौल क्रिएट हुआ और जो विजय प्राप्त हुई उसके बारे में उन आरोपियों के नाम जानना चाहूँगा और उन आरोपियों के बारे में जानना चाहूँगा कि मामले को कहाँ तक लेकर. कालची जी घटना झाली ती खरोखर एक स्फूर्तिदायक घटना आहे पत्रकारांच्या निमित्ताने, कारण आजपर्यंत झालेल्या घटनांचे FIR झालेच नाही. एकतर साधी तक्रार झाली किंवा तो विषय दाबला गेला.
पोलीस स्टेशनमध्येच बसून तो विषय संपवण्यात आला. कारण 354 महिलांचा विनयभंग हे अधिकृत बांधकामानं असं मोठं हत्यार मिळालेलं आहे का त्या हत्याराच्या हाताने भलेभल्यांना घाम फुटतो. त्यामुळे तक्रारदार आधीच संपलेला असतो आणि त्यामुळे तक्रार तिथे होतच नाही. पण आम्ही कालचा जो प्रयत्न केला, पहिली गोष्ट म्हणजे FIR दाखल केला, त्याच्यानंतर आरोपींना अटक केलं, आरोपींना आज कोर्टात प्रोड्यूस केलं, त्यानंतर जजने त्यांना 1 दिवसाचे आणखी पिसवले. हा निश्चित आमचा खूप मोठा विषय आहे, विजय आहे. ह्या विषयाचा आमचा मोठा विजय आहे. आणि ह्या माध्यमातून मी पत्रकारांना सांगतो, जर तुम्ही नियमात काम करत असेल, नियमातनी जात असेल, तर न्याय हा शेवटी कुठे ना कुठे मिळतोच. अनेक वेळा तुम्हाला न्याय मिळाला नसेल, पण कालची घटना अशी आहे का या कालच्या घटनेने माझ्या सगळ्या पत्रकार बंधूंनी ती छाती 2 इंच तरी वाढली असेल. ज्याने आरोपींना सापडलं, 50-60 लोकांच्या हल्ल्यातनं बचावून आम्ही आलेले संपादक मंडळ, 8 जणांचं संपादक मंडळ 50-60 लोकांच्या घेरावातून वाचून आलो. आणि हे करत असताना आम्ही न डगमगता पोलीस स्टेशनला FIR केला. FIR केल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने असो म्हणा किंवा ते हजर झाले म्हणा, प्रकाश राठोड आणि राजू राठोड या दोन्ही आरोपींना अटक केलं. अजून 15-20 आरोपी पोलिसांना मिळायचं आहे, ती गोष्ट आहे, ती तर लढाई आम्ही लढूच. पण ह्या 2 आरोपींना अटक केलं आणि आज त्यांना वसईच्या न्यायालयात हजर केल्यानंतर माननीय न्यायालयाने आमचा सन्मान राखून असासाठी बोलतो मी का ह्या आरोपींना 1 दिवसाची आणखीन पोलीस कस्टडी पाठवून दिली. हा आमच्या पत्रकार लॉबीचा, पत्रकार संघाचा खूप मोठा विजय आहे. आणि या विजयाचं श्रेय सगळ्याच पत्रकारांनी घेतलं पाहिजे. आम्ही वृत्तपत्र सामाजिक संपादक म्हणून नव्हे, तर हे श्रेय माझ्या सगळ्या पत्रकारांचं आहे. कारण ही बातमी कळल्यानंतर वालीव पोलीस स्टेशनला जवळजवळ 80-90 पत्रकारांनी, संपादकांनी आपली हजेरी लावली. ही आमच्यासाठी खूप मोठी स्फूर्तीदायक आणि एक अभिमानाची गोष्ट होती. आणि त्याचं श्रेय आम्ही निश्चित माझ्या पत्रकार बंधूंना देतो. साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसको एक विजय के रूप में देखा जाए या फिर एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जाए यहाँ के अनधिकृत बांधकाम करने वालों के लिए? मैं वसई तालुके तमाम पत्रकारों को बोलता हूँ कि लहरों से डर कर नौका कोई पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कोई हार नहीं होती. वसई तालुके में जब हमले हुए वो आम पत्रकारों के ऊपर हुए, जब भी लोकल यहाँ के संपादकों के ऊपर हमले हो चुका कल, और हो हमले का आवाज़ उठा के सब तमाम भूमाफिया रहने दो, अनधिकृत बांधकाम कोई व्यवसाय रहने दो या कोई भी अनधिकृत बिजनेस जो कर रहा है, इनको चेतावनी दे. आज के बाद वसई तालुका पत्रकार झुकेगा नहीं, तुम्हारे खिलाफ लिखते रहेगा, आखिर तक लिखते रहेगा. ये वसई से आपको तड़ी पार कर देगी. आपने देखा कि इंकलाब न्यूज़ के माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि वसई विरार में पत्रकारों को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से समस्याएं थीं कि हम पत्रकार अपने हक के लिए कब लड़ेंगे या हम दूसरों की हक की लड़ाई ही लड़ते रह जाएंगे. लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जो माहौल क्रिएट हुआ है और जो विजय प्राप्त हुई है, इससे हम बताना चाहेंगे कि यहाँ के तमाम पत्रकार इस बात से निश्चिंत रहें कि आप अकेले नहीं हैं. और अगर आप अकेले भी हो तो कानून का अगर दांवपेच आपको मालूम है, कानून के अगर आपको शिकंजे मालूम है, तो अपराधी कितना भी आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप मढ़े, लेकिन वो आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि जीत तो उसी की होती है जो समाज के साथ जुड़ा होता है और पत्रकार हमेशा समाज से जुड़ा रहता है. फिलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वसई विरार के पत्रकारों की तरफ से और जो पत्रकार इस मामले में विजय प्राप्त किए हैं, हमारे साथ जो है मोहन पाटिल साहब, होलम साहब, मैं इन दोनों की तरफ से ये चेतावनी भी निर्देशित कर दी जा चुकी है कि जिस प्रकार से आरोपी जिन्होंने पत्रकार पर हमले करवाए और जो पत्रकार के साथ जो है दुर्घटना करने वाले थे, यानी कि प्रकाश राठौर और राजू राठौर, जो आज सलाखों के पीछे हैं, कोर्ट में हैं. अब इनको आगे कितना पीछे जाना है ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन और तमाम जो अपराधी प्रवृत्ति के अवैध निर्माण करता है, गैर कानूनी काम करने वाले हैं, वो भी वसई विरार में आप सचेत हो जाएं, क्योंकि अब वक्त पत्रकारों को जागने का है और अब वक्त उनको संभलने का है. फिलहाल इंकलाब न्यूज़ में आगे भी इसी प्रकार की खबरें लेकर आते रहेंगे. हमारे स्टूडियो में आने के लिए मोहन साहब और उलम साहब, आप लोग का बहुत धन्यवाद. जय. आप देख रहे हो इंकलाब न्यूज़, मैं अल्ताफ जीवानी. हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे. हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें. इंकलाब न्यूज़. इंकलाब एक क्रांति, अपराध पे नजर, हत्या की खबर लेकर आया है खबरों का एक्सप्रेस. देश और दुनिया की तमाम खबरें सीधे आपके मोबाइल पर. सब्सक्राइब करें इंकलाब न्यूज़.